गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर हम अपने नेहरू संबंधी जो विचार हैं या नेहरू जी के जो विचार हैं उनको आगे लेते हुए या उनको आगे बढ़ाते हुए अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। हमने जैसे कि नेहरू जी के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था मानवतावाद, क्योंकि प्रश्न इस पर आता है, तो मानवतावाद और धर्मनिरपेक्षता या धर्म के प्रति उनके क्या विचार रहे थे इसके बारे में पहले चर्चा कर ली थी। आज हम देखने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीयवाद या अंतर्राष्ट्रवादी जो तत्व हैं नेहरू जी के, उसकी बात करेंगे। अब देखो, जहाँ तक नेहरू जी की बात है, हमने पहले भी बात की है कि नेहरू जी एक सामान्य व्यक्तित्व के धनी नहीं थे, वे एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व या अंतर्राष्ट्रीय विचारों को प्रेषित करने वाला या उन विचारों को विकसित करने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर भारत में उन्होंने काम किया, या भारत के प्रतिनिधि के तौर पर या भारत के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक भूमिका को निर्वहन करने का काम किया है। भारत की जो भूमिका रही है शीतकाल के जो युद्ध था या शीतकाल के कोल्ड वॉर के टाइम में भारत को अच्छी प्रकार से लीड करने में उनके इन अंतर्राष्ट्रीय तत्वों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो देखो, जो नेहरू जी हैं वो इस अंतर्राष्ट्रवाद को जोड़ते हैं एक तो मानव हितों से, यानी मानव कल्याण से, ठीक है, यानी मानव का कल्याण या अंतर्राष्ट्रीय जो वाद है या अंतर्राष्ट्रीयता जो है वो कहीं ना कहीं मानव कल्याण से जुड़ी होनी चाहिए। आप देखते हैं कि हमारे आसपास अशांति का अगर माहौल होगा या जो शांति हमें चाहिए उस शांति की अनुपस्थिति में किसी प्रकार का विकास किया जाना पॉसिबल नहीं है, और विकास नहीं होगा तो मानव कहीं ना कहीं पीछे होगा, पिछड़ जाएगा, और ऐसी परिस्थिति में मानव के जो हित हैं या मानव का जो कल्याण करने वाली जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीयवाद जो है या अंतर्राष्ट्रीयता जो है वो कहीं ना कहीं अंतिम रूप से जो प्रभावित करती है वो मानव कल्याण को प्रभावित करती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित है तो मानव का भी कल्याण करने के लिए कई योजनाओं को क्रियान्वित किया जा सकेगा, और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति नहीं है तो पहली प्राथमिकता शांति को दी जाएगी, पहला प्रयास शांति को स्थापित करने की कोशिश की जाएगी, उसके बाद अन्य कार्यों पर ध्यान दिया जाएगा। ये कुछ वैसा ही है जैसा युद्ध के समय आप देखते हैं कि हमारे सारे संसाधन या हमारे सभी चीज़ें जो हैं वो हम सेना को रिलेटेड कर देते हैं, सेना को उसको दे देते हैं, सेना को उसको प्रभावित करते हैं, सेना की प्राथमिकता देते हैं पहले। तो ऐसे ही वो भी कह रहे हैं कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीयता जो है वो अंतर्राष्ट्रवाद जो है वो कहीं ना कहीं मानव कल्याण से जुड़ा हुआ बिंदु है। ये दूसरी बात, इसके लिए वो राष्ट्रवाद को पूर्व शर्त बताते हैं। राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रवाद की पूर्व शर्त है। ठीक है, आप देखिए पूर्व शर्त होने का मतलब ये कहीं ना कहीं इन दोनों को आपस में इंटररिलेटेड कर रहे हैं कि जो राष्ट्र समृद्धिशील होंगे, जो राष्ट्र शांत होंगे, विकसित होंगे, तो वहां पर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसी प्रकार की समृद्धि, शांति और विकास का समर्थन करेंगे। यदि कोई राष्ट्र खुद ही समृद्धिशाली नहीं है, खुद ही शांत नहीं है या खुद ही वो विकसित नहीं है तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से योगदान दे पाएगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि पहले राष्ट्रवाद को स्थापित होना होगा, और राष्ट्रवाद स्थापित होगा या राष्ट्रवाद को कहीं ना कहीं मानव कल्याण से जोड़ रहे हैं वो भी, यानी जो राष्ट्र मानव कल्याण के लिए काम करेगा तभी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मानव कल्याण के लिए काम कर पाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और व्यवस्था बनाने का समर्थन करेगा। ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार कहा गया। आगे देखें आप इसको, उनका मानना है कि राष्ट्रीय जो बात है, राष्ट्रीयता जो है राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता एक दूसरे के पूरक है। इस विचार के अंतर्गत हम इसकी बात करें, एक दूसरे के पूरक है, ठीक है, इसके बिना इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता और इसके बिना इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। तो उनका मानना है कि पहले हम अंतर्राष्ट्रीयता की जगह राष्ट्रवाद को बढ़ावा दें, और उनका राष्ट्रवाद मानव की एकता, गरिमा और न्याय उपलब्ध करवाने पर आधारित है। देखें आप इसको,
अब इस अंतर्राष्ट्रवाद को जब मैंने आपको बताया, उसकी जो हमने बात की है, अब उसके आगे चर्चा करते हैं हम। देखो पहला जो है उन्होंने या हम उनके विचारों में कौन कौन से वो तत्व हैं जो अंतर्राष्ट्रीयता को कनेक्ट करते हैं या अंतर्राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने का काम करते हैं। तो इनके इन विचारों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। पहली बात तो पंथ निरपेक्षता। पंचशील, अंतरराष्ट्रीय शांति, यही है, कहीं भी आपको मिलेंगे तो ये कॉमन चीज है। चौथा मानव अधिकारों के प्रति सजगता। ये वो चीजें हैं जिनके आधार पर हम जवाहरलाल नेहरू को अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व मान सकते हैं, या उनको इन विचारों के आधार पर, या ये देन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, तो इसको देखेंगे और इसके आधार पर हम प्रयास करेंगे जानने का कि वो किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व हैं। देखें आप, सबसे पहले हम देखें पहला जो विचार है पंथ निरपेक्षता। ठीक है, पंथ निरपेक्षता वहां हमने पढ़ ली थी, यहां पर हम इसको देखेंगे गुट निरपेक्षता के रूप में भी। पंथ यहां ध्यान आ गया था, तो हम इसकी जगह उसको यहां कनेक्ट नहीं करें, यहां पर हम ले रहे हैं गुट निरपेक्षता। अब देखो, जब प्रधानमंत्री भी थे जवाहरलाल नेहरू और प्रथम विदेश मंत्री भी थे। ठीक है, अब देखो वो समय कैसा था, वो समय था शीतकाल का युग। शीतकाल का मतलब विश्व का दो भागों में विभाजन। दो भागों में या दो वर्गों में। एक तरफ कौन है, पूंजीवादी वर्ग, दूसरी तरफ है साम्यवादी वर्ग। अब अगर आप किसी एक भी गुट में शामिल हो जाते हैं एज ए प्रधानमंत्री या एज ए भारत के प्रतिनिधि होने के नाते, वो किसी भी एक गुट में शामिल होते हैं तो वो कहीं ना कहीं पहली बात तो दूसरे गुट को क्या बना लेंगे, अपना प्रतिद्वंदी, अपना विरोधी बना लेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि जैसे ये वर्ग है और ये वर्ग है, ये वर्ग कहीं ना कहीं पूंजीपति वर्ग को समर्थन देता है या पूंजीपति आर्थिक क्षेत्र में सरकार के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता है। आर्थिक क्षेत्र में सरकार का या राज्य का हस्तक्षेप शामिल नहीं है, और यहाँ पर सरकार नियंत्रित करती है, आर्थिक क्षेत्र में नियंत्रण रखती है। अब दोनों की अपनी अपनी खूबियां और अपनी अपनी कमियां हैं, लेकिन अंत में यहाँ पर और यहाँ पर जो जनता है, प्रजा है या सामान्य वर्ग है या आम जन है, ये जो आम जन है वो प्रभावित होता है। आपने देखा होगा कि शीत युद्ध आपने पढ़ा भी होगा पिछली क्लासों में, या 12th लेवल तक आपने जो पढ़ा होगा। शीत युद्ध एक तनावपूर्ण अवस्था थी जहां पर दो विश्व के जो दो समुदाय बन गए हैं, उन गुटों में शामिल राष्ट्रों का दूसरे गुटों में शामिल राष्ट्रों के बीच तनाव बढ़ रहा था। उसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ रहा था, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ने के कारण वो जो मानव कल्याण है, वो जो शांति है, वो जो सुरक्षा है, वो बिंदु कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे थे। इस कारण जवाहरलाल नेहरू ने अपने अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों में गुट निरपेक्षता को महत्वपूर्ण स्थान दिया। उनका मानना है कि किसी भी प्रकार की एक क्षेत्र में शामिल होकर दूसरे गुट को अपना प्रतिद्वंदी या शत्रु बनाने से बेहतर है कि दोनों के बीच संतुलित विचारधारा या संतुलित दूरी रखकर व्यवहार किया जाए।
दोनों के मध्य एक संतुलन का काम करने की विचारधारा थी ये। संतुलन की विचारधारा, ठीक है। ये जो संतुलन की विचारधारा जो बनाई गई है, वो संतुलन की विचारधारा क्यों बनाई गई है? ताकि जो जितना नुकसान हो सकता था या उस एक बड़े वर्ग के द्वारा जो हानि हो सकती थी या इस तनाव की उच्चतम अवस्था में जो हानि हो सकती थी, उस हानि को संतुलित करने का एक प्रयास किया गया। इसे आप देखें, इसे असंलग्नता की नीति भी कहा गया। क्या कहा गया इसको? असंलग्नता की नीति। इसे असंलग्नता, यानी जवाहरलाल नेहरू ने यहां कहा कि भारत किसी गुट में तो परमानेंटली शामिल नहीं होगा, स्थायी तौर पर किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, ठीक है। साथ ही कहा कि दोनों गुटों से संतुलित व्यवहार किया जाएगा। इसलिए इन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन भी चलाया था। नाम अब ये संगठन कहाँ काम कर रहा है? 1954 के आसपास या उसके, हालांकि 1961 में हुआ था इसका पहला सम्मेलन, ठीक है, लेकिन इसकी अवस्था पहले से ही काम करना प्रारंभ कर दिया था इन्होंने। तो ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, इसके दो तत्व मैंने आपको बताया, किसी गुट में शामिल नहीं होना और दोनों गुटों से बराबर का संतुलित व्यवहार करना, सहयोग लेना भी, दोनों गुटों से सहयोग देना भी। तो कहीं ना कहीं ये जो विचारधारा है, गुट निरपेक्षता का जो विचार है, उस विचार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस बढ़ते हुए तनाव को कम करने का प्रयास किया, या उन राष्ट्रों को जो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे, उन राष्ट्रों को नाम जैसी संस्था में शामिल करके एक गुट तो बनाया, लेकिन वो गुट कहीं से भी पूंजीवाद या साम्यवाद का समर्थन नहीं करता था। सीधी सी बात इतनी है कि जरूरी नहीं है, क्योंकि जिस तरह हमारे विचारों में भिन्नताएं हैं, हमारी मानसिकता में भिन्नता है, हमारी आवश्यकताएं, इच्छाएं, प्रयासों में भिन्नताएं हैं, उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दो गुटों से ज़्यादा कई गुट हो सकते हैं, कई विचार हो सकते हैं। उन विचारों को स्थान देने या मंच देने के लिए उन्होंने नाम की स्थापना की। इन नाम की स्थापना करने का मेन उद्देश्य यही था कि तनावपूर्ण परिस्थितियों में या विश्व की जो तनावपूर्ण परिस्थितियां हैं, उनमें किसी भी तरह से मानव कल्याण के विषय को पीछे न छोड़कर शस्त्रों की होड़ में भाग नहीं लिया जाए, ठीक है। तो ये गुट निरपेक्षता की नीति हो गई। अब गुट निरपेक्षता की नीति का मतलब क्या हो गया? आपको बार बार बता रहे हैं कि गुट निरपेक्ष नीति के अंतर्गत किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, असंलग्नता की नीति का पालन करना, ये हमारी मुख्य भूमिका रही, ठीक है। इसमें भारत ने क्या किया? छोटे छोटे राष्ट्रों को प्रतिनिधित्व दिया। अब जैसे हम वर्ग की बात करें, अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, शिक्षित अशिक्षित वर्ग, तो ये छोटे जो राष्ट्र हैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है कौन? भारत। तो कहीं ना कहीं भारत की जो उदार विचारधारा है, उस उदार विचारधारा के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू ने भी जो कमजोर वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो विकासशील राष्ट्र हैं, अल्प विकसित राष्ट्र हैं, पिछड़े जो राष्ट्र हैं, उनको भी इस गुट में स्थान देकर, सदस्यता देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका एक प्रतिनिधित्व वर्ग शामिल किया। तो ये उनकी विचारधारा है। इस विचार के कारण भारत की विचारधारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचानी गई, जानी गई, उसको प्रशंसा प्राप्त हुई, उसकी सराहना की गई, उसका श्रेय कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू को वो जाता है। आप देखेंगे उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, वो भी बन सकते थे प्रधानमंत्री, लेकिन वो भारत के लौह पुरुष थे,
तो हो सकता है भारत की नीति उन मामलों में थोड़ी कठोर हो जाए, या हो सकता है कि इनके प्रधानमंत्री होने पर इनके प्रधानमंत्री होने में दोनों की नीतियों में बहुत ज़्यादा फर्क तो ना आए, लेकिन कुछ बेसिक मुद्दों पर परिवर्तन आ सकता था। ठीक है, तो इस कारण मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो व्यक्ति है या ये जो गुटनिरपेक्षता की जो नीति है, इस नीति की स्थापना करना और उसकी पालना करने में जवाहरलाल नेहरू का मुख्य योगदान माना जाता है। ठीक है, आगे चले। दूसरा जो बिंदु आता है वो आता है पंचशील। अंतर्राष्ट्रीय तत्व या अंतर्राष्ट्रीय जो समझ है वो आता है पंचशील के अंदर। अब देखो, पंचशील से सीधा सीधा सा मतलब इतना ही है कि 5 ऐसे तत्व जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों के व्यवहार को क्या करते हो, संतुलित करते हो, उसको नियंत्रित करने का प्रयास करते हो। या पंचशील से हमारा क्या तात्पर्य है? पंच यानी आपको बताइए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेश संबंधों को या विदेश नीति को, ऐसा भी कर सकते हैं, निर्धारित करने में या बढ़ाने में सहायक हो। मुख्यतः इसका संबंध किससे माना जाता है? भारत चीन संबंधों से। 1954 में ये पंचशील के सिद्धांत दिए गए थे, ना? ठीक है, यानी शुरुआत में यहाँ। अब हम बात करें कि पंचशील यानी ये दो राष्ट्रों के मध्य, अब जैसे दो राष्ट्रों के मध्य बात हुई, कौन सा तत्व शामिल हो गया? इंटरनेशनलिज्म इनमें शामिल हो गया। दो राष्ट्रों के मध्य, वो राष्ट्र कौन से हैं? भारत और चीन। और भारत और चीन के मध्य, इसलिए तो वहां पर फिर नारा आया, हिंदी चीनी भाई भाई। अब देखो, यहाँ पर नेतृत्वकर्ता कौन है? प्रधानमंत्री है, दोनों राष्ट्रों के प्रधान। लेकिन यहाँ पर संबंध किससे जोड़ा जा रहा है? प्रत्येक हिंदी और चीनी जो नागरिक है, यानी मानव, यानी व्यक्ति से। व्यक्ति के मध्य आपस में सहयोग समर्पण बढ़ाने के लिए दो राष्ट्रों के मध्य अच्छे संबंधों की स्थापना किया जाना या अच्छे संबंधों को मजबूती देना आवश्यक माना गया। और इसी कारण हमने यहाँ पर देखा कि ये जो संबंध हैं, इन संबंधों के आधार पर दोनों राष्ट्रों ने अपने अपने संबंधों को मजबूत करने का प्रयास किया। अब वो कौन कौन से हैं वो देखें आप। पहला है अनाक्रमण, दूसरा अहस्तक्षेप, अखंडता। जिस तरह मैं लिख रहा हूं उस तरह ध्यान रखें आप। सहयोग और समर्पण, और समानता पर आधारित संबंध, यानी बराबरी, या हम कह दें गरिमापूर्ण संबंध।
तो ये वो 5 तत्व हैं जिन पर आप निर्भर या जिन पर आप कार्य करेंगे तो आप किसका काम कर रहे हैं? पंचशील का। अनाक्रमण आपको पता ही है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। चीन और भारत के बीच हो रहे हैं, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नाम के संविधान में भी या कहीं ना कहीं यूएनओ के संविधान से या यूएनओ के उद्देश्य से, नाम के उद्देश्य से या किसी भी अन्य क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्य में पहला के उद्देश्य से शामिल किए जाते हैं। कहीं ना कहीं उनमें या इनमें एक दूसरे में इन 5 सिद्धांतों की झलक आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो अनाक्रमण का मतलब है कि कोई राष्ट्र किसी राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। ठीक है, साधारण शब्दों में। हस्तक्षेप की नीति का मतलब हो गया किसी राष्ट्र के द्वारा अन्य राष्ट्र के आंतरिक मामलों में अन्य राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, अखंडता तो आपको पता ही है। अखंडता यानी आप जिस राष्ट्र के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी राष्ट्र हैं, आप उनके विभाजन में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जनरली हमने अब चाइना का नेहरू जी ने समर्थन किया तिब्बत के मामले पर। तिब्बत पहले स्वायत्त शासी प्रदेश था, बफर स्टेट की भूमिका निभाता था भारत और चाइना के मध्य, लेकिन भारत ने चाइना के समर्थन में तिब्बत को चीन की टेरिटरी में शामिल कर लिया है। उसको मान लिया कि जो चीन ने तिब्बत को अपने अधिकार क्षेत्र में या भौगोलिक क्षेत्र में शामिल कर लिया, उसकी सीमाओं को अपनी सीमाओं में शामिल कर लिया, तो भारत ने इसका समर्थन कर दिया कि उस समय आवश्यकता थी या भारत इस तरह के विखंडन का या विभाजन का समर्थन नहीं करता है। तो उसने कहा भाई तिब्बत आप में शामिल है। तो ऐसे भारत भी अपेक्षा रखता है या कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र से, अब ये हो तो भारत और चीन के मध्य रहे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र की अखंडता का सम्मान करना चाहिए, यानी उस पर किसी भी प्रकार से अनावश्यक रूप से दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए, ऐसा मानना है। ठीक है, अब आगे देखें, इसके अलावा कह रहे हैं सहयोग और समन्वय की नीति। अब ये दोनों चीजें क्यों चाहिए? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए। कहीं कहीं इन दोनों को साथ रख देते हैं, ठीक है, और कहीं कहीं हम इस तरह से इन दोनों को अलग भी कर सकते हैं। तो यहां पर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की पॉलिसी भी आती है और सहयोग समन्वय की नीति को भी हम नाम दे सकते हैं कि आपस का सहयोग राष्ट्रों के बीच में बढ़ना चाहिए, राष्ट्रों को आपस में सहयोग और समानता के आधार पर काम करना चाहिए। ठीक है, और ये आवश्यक भी है कि किन्हीं दो राष्ट्रों के मध्य या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपसी सहयोग सबसे बड़ा बिंदु है। दो राष्ट्रों के बीच अगर सहयोग हो रहा है, तनाव नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तनाव क्रिएट नहीं होगा, या कोई तनावपूर्ण परिस्थिति भी आएगी तो भी उसका शांतिपूर्ण तरीके से समाधान खोजा जा सकेगा। इसलिए नेहरू जी कह रहे हैं कि सहयोग समर्पण को रखें। अब शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात करें, अगर इन दोनों को एक साथ रख दिया जाए तो भी ठीक है। सहयोग पर आधारित संबंध, ठीक है, और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति। अब शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का मतलब क्या हो गया कि भारत और जो चीन है
वो दोनों राष्ट्र शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने अस्तित्व को बनाते हुए अपने अपने विकास के लिए काम करें। यानी ऐसा ना हो कि हमारे एक राष्ट्र के हित दूसरे राष्ट्र के हितों से टकराएं नहीं, या अगर कहीं पर विवाद हो तो उनको शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझा लिया जाए। यानी ऐसा ना हो कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को दबाते हुए या उसके हितों को चोट पहुंचाते हुए अपना विकास कर रहा हो, ऐसा नहीं है। हमने तो भारत की नीति में आप देखेंगे पहले पड़ोस की नीति का भी पालन करते हैं। तो इस नीति में भी क्या रखते हैं, हम अपने जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उन पड़ोसी राष्ट्रों का भी भारत के द्वारा ध्यान रखा जाता है। यानी भारत की अपेक्षा रहती है कि हमेशा अपने पड़ोसी राष्ट्रों को या अपने सहयोगी राष्ट्रों को साथ लेकर उनके विकास के लिए योगदान देते हुए क्या करें, काम करें। और इसी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना ने भारत की जो स्टेटस है या भारत की जो भूमिका है या भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो सम्मान है, जो गरिमा है, वो इन्हीं 5 नीतियों की बदौलत रहती है। भारत ने आज तक भी किसी राष्ट्र पर पहले आक्रमण नहीं किया। भारत किसी के भी मामलों में अवांछित हस्तक्षेप नहीं करता है। अखंडता भारत के द्वारा किसी राष्ट्र के टुकड़े नहीं किए गए, जहां तक एक सीमा तक प्रश्न उठता है। और हम नेहरू की बात करें तो नेहरू जी के शासनकाल में तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ लोग कहेंगे साहब बांग्लादेश बना दिया था, तो बांग्लादेश इंदिरा गांधी ने बनाया था, ध्यान रखें, इंदिरा गांधी के समय, और वो भी परिस्थितियां बहुत ज़्यादा विकट हो गई थी तब। मैंने कहा शांतिपूर्ण अस्तित्व, तो पूर्वी पाकिस्तान के कारण या उसकी गतिविधियों के कारण बंगाल जो हमारा पश्चिम बंगाल जो हमारा प्रांत है, वहाँ की जनसंख्या या जनसांख्यिकी जो थी उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। लगभग करोड़ों लोग अब बांग्लादेश से विस्थापित होकर भागकर या गैरकानूनी तरीकों से भारत में वो प्रवेश ले रहे थे। कई मंचों पर कई बार उसको समझाया गया, कहीं गई बात, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। तब जाकर भारत ने अंतिम आधार पर बांग्लादेश को बनाया या पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी जो पाकिस्तान था उससे अलग करने का काम किया। तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पर भारत ने हमेशा भारत ने इन 5 सिद्धांतों का ही पालन किया है। ठीक है, आगे चले। जो तीसरा हमारा बिंदु था उस तीसरे बिंदु को देखें। विश्व शांति का समर्थन। विश्व शांति का समर्थन, जो भारत आज से ही नहीं वर्षों से भारत की विदेश नीति की मुख्य विशेषता रही है। यानी हम एक तरह से वो तत्व पढ़ रहे हैं जो भारत की विदेश नीति के भी महत्वपूर्ण तत्व थे। अब देखो इन्होंने कहा, तीसरे बिंदु की अगर बात करते हैं, अब देखो उन्होंने ये कहा था कि युद्ध में जय या पराजय किसकी होती है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसका सबसे जो भयंकर जो परिणाम होगा वो ये होगा कि मानवता के लिए या आने वाली पीढ़ियों के लिए हम जिन तत्वों की स्थापना करना चाहते हैं वो उन तत्वों का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। यानी ये युद्ध को आज के संदर्भ में तो हानिकारक या खतरनाक मानते ही थे मानवता के लिए। इन्होंने कहा कि ये युद्ध जो है उसका परिणाम इतना घातक होगा कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी हम किसी उपयोगी तत्व को या मानवतापूर्ण या गरिमापूर्ण तत्वों का अंत कर देंगे, ऐसा मिस्टर जवाहरलाल नेहरू कह रहे। जवाहरलाल नेहरू युद्ध को अत्यंत घातक मानते थे। तो आपने देखा होगा कि हमने चाइना पर अटैक नहीं किया, चाइना ने हम पर अटैक किया, तब भी हमने सिर्फ उसको जवाब दिया, उसकी सीमाओं में नहीं चले गए, जितना पॉसिबल था उतना हमने जवाब दिया। उनका मानना था कि युद्ध का परिणाम महत्वपूर्ण नहीं होता। क्यों मानते हो? क्योंकि उसकी बात कर रहे हैं, यानी जय या पराजय।
परंतु इसके कारण उन तत्वों का अंत हो जाता है जो कि मानवता के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। गरिमा और न्यायपूर्ण संबंध, ये तत्व आने वाली पीढ़ी के लिए हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसा किसका मानना है, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू का। और उन्होंने अपने व्यवहार में भी ऐसा ही किया। ऐसा नहीं कि युद्ध का समर्थन नहीं किया लेकिन युद्ध करते फिरे। उन्होंने युद्ध का समर्थन नहीं किया और ऐसी परिस्थितियां जब युद्ध हो सकता था या युद्ध होने की पूरी की पूरी संभावनाएं थी, तब भी उन्होंने इस प्रकार के युद्ध का समर्थन नहीं किया। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं उनकी नीतियों में अंतरराष्ट्रीय शांति को बनाए रखने के लिए अन्य उपायों पर काम करने पर केंद्रित। अन्य उपायों को महत्व देने की नीति थी। मैंने पहले ही बताया, वो भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे विवादास्पद जो मुद्दा है कश्मीर का, J&K का, उसको भी यूएनओ लेकर गए थे। चाहते तो शायद हम पाकिस्तान के साथ तो अटैक कर सकते थे पाकिस्तान पर, तो जबकि उसने 1965 में हम पर अटैक कर दिया, 1971 में हम पर अटैक करने का हमको चुनौती देने का काम किया। यहाँ अटैक किया, यहाँ चुनौती दी। उससे पहले 1946 से 48 के बीच में भी बहुत बार, कई बार उसने अटैक किए कबायलियों के रूप में, लेकिन तब भी भारत ने उसको डायरेक्ट युद्ध नहीं किया। हम अपने इस मुद्दे को लेकर कहाँ गए, यूएनओ गए। यानी नेहरू जी के द्वारा प्रयास किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। इसीलिए वो कहते थे कि ये जो विश्व शांति है वो एक पवित्र साध्य है। क्या है, पवित्र साध्य। और उसको प्राप्त करने के भी साधन कैसे होने चाहिए, पवित्र साध्य होने चाहिए। और युद्ध किसी भी प्रकार से पवित्र साधन नहीं है। साध्य और साधनों की पवित्रता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप किस प्रकार से उनका प्रयोग करते हैं या किन उद्देश्यों के लिए उनका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, युद्ध क्या करता है, अनैतिकता को बढ़ाता है, साम्राज्यवाद के बढ़ावे में योगदान देता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अशांति का जन्म होता है। इसी कारण वो युद्ध को क्या मानते हैं, अनुपयोगी मानते हैं। आपने भी तो सुना होगा, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो इसलिए वॉर में अनैतिकता का प्रवेश हो जाता है और इस अनैतिकता का विरोध करते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो वो इसलिए तो वो कहीं ना कहीं संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित करने का समर्थन करते हैं, प्रयास करते हैं। हानि उठाकर भी शांति स्थापना का कोशिश की गई है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दूसरी समस्या क्या आती है कि युद्ध से होने वाला जो परिणाम है वो स्थायी नहीं होता। उनका मानना है कि जो पराजित राष्ट्र हैं वो अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास करेंगे और जो विजेता राष्ट्र हैं वो अपनी विजय को, विजेता राष्ट्र भी अपनी शक्ति या अपनी विजय को कायम रखना चाहेंगे। बनाए रखना चाहेंगे।
ठीक है। तो यानी इस प्रकार से इन दोनों के बीच में वापस क्या चलता रहेगा, संघर्ष चलता रहेगा। और इस संघर्ष को ही हम कह रहे हैं कि इस संघर्ष के कारण जो शांति हो रही है वो स्थायी नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं इस प्रकार के युद्धों में विश्वास नहीं करता हूं। आगे चले, एक और बिंदु अगर देखें, तो नेहरू जी किस प्रकार की व्यवस्था चाहते थे वो देख लेते हैं एक बार। मानवता के पक्ष में या आधार, अब इनका जो आधार है वो है मानव कल्याण। ठीक है, मानव कल्याण के लिए तनाव में कमी और प्रयासों में वृद्धि इनके अंतर्राष्ट्रीयता का आधार थी। ठीक है, ये न्याय आधारित व्यवस्था चाहते थे। अब न्याय आप जानते हैं, दोनों पक्षों को संतुष्ट करने का, पीड़ित पक्षकार को न्याय उपलब्ध कराने का, और जो पीड़ा देने वाला पीड़क जो पक्ष है, वादी और प्रतिवादी दोनों के मध्य आपसी संबंधों को मधुर संबंधों को स्थापित करने का प्रयास करना। यानी जिस व्यक्ति को पीड़ा हुई है वो भी इस प्रकार से संतुष्ट हो कि उसके मन में किसी प्रकार की कोई दुर्भावना उस पीड़ादायक के प्रति नहीं रहे, या न्याय आधारित व्यवस्था का समर्थन करते थे। क्योंकि देखो, न्याय कैसा शस्त्र है, साधन है, शांतिपूर्ण आधार है। न्याय के आधार पर आप जो व्यवस्था करेंगे उस व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति का अहित होने की संभावना नहीं रहती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो ये प्रयास किया गया है वो प्रयास किया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित करने का। किसी भी प्रकार के भेद का या विभाजन का समर्थन नहीं किया इन्होंने, चाहे वो भेदभाव सामाजिक हो, फिर चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राष्ट्रीयता पर आधारित हो, या फिर किसी भी अन्य प्रकार का कोई भेदभाव या विभाजन हो। उन्होंने उस बात का हमेशा विरोध किया है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो भेदभाव हैं या ये जो कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, वो भी कहीं ना कहीं मानव को पीड़ित करती हैं, मानव को पीड़ित करती हैं, राष्ट्र को पीड़ित करती हैं, हमारी व्यवस्थाओं को अव्यवस्था में बदलने का काम करती हैं। तो इसलिए ये जो तत्व हैं या ये जो विचार हैं गांधी के प्रति, वो किसी मानव विशेष को विशेष सुविधाएं देने का भी समर्थन नहीं करते हैं। वो संपूर्ण मानव वर्ग को या संपूर्ण मानव जाति को एक समान रखते हुए उसके कल्याण के लिए काम करने का समर्थन करते हैं। ये विचार उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान करता है। अब देखिए, अगर बात करें, ये मेन जो विचार है उनके अंतर्राष्ट्रीय तत्व वो यहाँ पर पूरे हो रहे हैं। आप देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने इन्हीं आधारों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि हमें यूएनओ जैसी संस्था का उन्होंने समर्थन किया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र संस्था है जो सभी राष्ट्रों में सहयोग और समन्वय को स्थापित कर सकती है, पंचशील जैसे सिद्धांतों को वास्तव में लागू करने में सहयोग दे सकती है। यूएनओ की स्थापना का ही परिणाम है कि आप देखेंगे कि 1945 के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर अभी तक नहीं हुआ। कई बार तनावपूर्ण परिस्थितियां हुई हैं, कई बार तनाव बढ़ा है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर,
लेकिन फिर भी यहाँ पर इस प्रकार की जो व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था में तीसरे विश्व युद्ध तक पहुँचने की नौबत नहीं आई है। तो इन अंतर्राष्ट्रीय बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने न केवल भारत अपितु संपूर्ण विश्व के मानवों के कल्याण के लिए एक ऐसी विचारधारा या ऐसी प्रणाली का समर्थन किया है जहां किसी भी व्यक्ति के प्रति, चाहे वो किसी भी राष्ट्र का हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव या असमानता शामिल नहीं हो, सभी को उसकी क्षमता के अनुसार उसके साथ व्यवहार, उसके गरिमा के अनुरूप उसके साथ व्यवहार किया जाए। आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में इनके राष्ट्रवाद संबंधी जो विचार हैं उन विचारों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।